हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वी हैव 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहले हम लोग एक एक करके सारे लॉज को देखते हैं। स्टार्ट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, या हम लोग इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडस्ट्रक्टिबिलिटी। इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी में इट इज गिवन बाय लेवोसिए एंड टेस्टेड बाय लैंडोल्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास इज नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन, बट one form is changed into another form is called law of mass of conservation. ठीक है, तो इफ रिएक्शन इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ओके, तो यहां पर क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन शुरू करने के पहले का जो मास होता है, रिएक्शन खत्म करने के जो बाद जो मास होता है वो सेम रहता है। सिर्फ उस मास का फॉर्म चेंज हो जाता है, लाइक कंपाउंड चेंज हो जाता है। क्लियर है? ठीक है भाई, तो देखिए यहां पर जैसे इक्वेशन लिखी है, एग्जांपल H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। ठीक, तो यहां पर हाइड्रोजन का मास कितना है 2 ग्राम, क्लोरीन का मास कितना है 71 ग्राम। ठीक, तो और जो प्रोडक्ट बना है HCl, उसका आप जब टोटल मास निकालिए दैट इज ऑल्सो 73 ग्राम। तो आप देख सकते हैं दोनों जगह पर रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद टोटल मास सेम है। सिर्फ क्या चेंज हो गया है, फॉर्म ऑफ कंपाउंड चेंज हो गया, कंपाउंड चेंज हो चुका है, नाम चेंज हो चुका है, उसका कंपोजिशन चेंज हो चुका है। ऐसे ही इसे एक और क्वेश्चन दिया है, अब इसका देखिए यूज कैसे करते हैं, यूजेस। तो जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट वेट ऑफ बेरियम क्लोराइड वुड रिएक्ट विद 24.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट टू प्रोड्यूस 46.6 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट एंड 23.4 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर कह रहा है बेरियम क्लोराइड Na2SO4 से रिएक्ट कर रहा है और BaSO4 और NaCl बना रहा है। आपको यहाँ पर BaCl2 का वेट बताना है। ठीक है, और प्रोडक्ट में कौन है BaSO4 और NaCl। तो BaSO4 का वेट कितना हो गया तुम्हारा 46.6 और सोडियम क्लोराइड हो गया 23.4। दोनों को ऐड कर लिया, वो कितना आ रहा है, दोनों को ऐड करने पे जितना आएगा एग्जैक्टली उतना ही वेट होगा x प्लस 24.4 का। दोनों को हमने इक्वेट कर दिया और x का वैल्यू निकाल लिया हमने, तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है 45.6। तो ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल एग्जैक्टली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की हेल्प से कर लिया है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट लॉ। नेक्स्ट लॉ इज सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो ये लॉ किसने प्रपोज किया था, प्राउस्ट ने किया था। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंपाउंड इज ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। A compound is obtained from different sources, but the ratio of each component by weight remains same. It does not depend on the method of its preparation or the source from which it has been obtained. For example, a molecule of ammonia always has the molecular formula NH3. So that is one molecule of ammonia always contain one atom of nitrogen and 3 atom of hydrogen. ठीक है, तो किसी भी सोर्स से आप अमोनिया का प्रोडक्शन करिए, उसका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है 1:3 का, वो ऑलवेज क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। और या आप उनके मास का रेशियो निकालिए, वो मास का रेशियो भी हमेशा मेंटेन रहेगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया वाटर कैन ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज बट द रेशियो ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिमेन्स सेम। जैसे यहाँ पर देखिए वाटर है, सी वाटर, टैप वाटर, रिवर वाटर, गंगा जल, अलग अलग सोर्सेज से हमने वाटर को लिया और हर एक सोर्स में वाटर का जो मास रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1:8 आ रहा है। बट ध्यान रखिएगा दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन टर्म्स ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के लिए ये लॉ परफेक्टली वर्क नहीं करता। ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन जब भी 1:3 के रेशियो में कंबाइन होगा वो हमेशा हमें क्या देगा, अमोनिया फॉर्म करके देगा। चाहे उसको किसी भी सोर्स से प्रिपेयर किया जाए, किसी भी मेथड से प्रिपेयर किया जाए, इट इंडिपेंडेंट ऑफ दोज थिंग।
ठीक है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन जब 1:3 एक डेफिनेट प्रोपोर्शन मिलता है तो एक डेफिनेट कंपाउंड बनाता है, यही है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके, कम टू थर्ड लॉ। अच्छा, उससे पहले एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग 2.16 ग्राम ऑफ मेटालिक कॉपर विद HNO3 एंड सब्सिक्वेंट इग्निशन विद वाज 2.7 ग्राम। In another experiment, 1.15 gram of copper oxide on reduction yield 0.92 gram of copper. ठीक है, shows that the result illustrate the law of constant composition या definite proportion। हमें ये प्रूव करना है। तो पहले एक्सप्रेशन में क्या कह रहा है कि वेट ऑफ कॉपर कितना था 2.16 ग्राम, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना था 2.70 ग्राम। तो उसमें से बताइए ऑक्सीजन का वेट कितना था 0.54 ग्राम। अब जरा कॉपर और ऑक्सीजन का वेट रेशियो निकालिए, तो वो आपको ऑलमोस्ट कितना मिलता है 4:1 मिल रहा है। अच्छा, सेकेंड एक्सपेरिमेंट लिया कि हमने वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड दिया है 1.15 ग्राम, वेट ऑफ कॉपर है 0.92 ग्राम, उससे हमने वेट ऑफ ऑक्सीजन निकाला कितना 0.23 ग्राम। अब जरा हम कॉपर और ऑक्सीजन का वेट रेशियो निकालते हैं, वो अगेन हमें क्या मिल रहा है 4:1। इससे क्या पता चला कि हम कितने भी अलग अलग तरीके से एक ही कंपाउंड को बनाए, लेकिन उस कंपाउंड में उन दो एलिमेंट्स का एक डेफिनेट प्रपोर्शन होगा। तो इस तरह से हम लोग डेफिनेट प्रपोर्शन को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ की तरफ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। This law is given by Dalton. According to this law, the multiple proportion if law of multiple proportion, if two elements combine to form more than one compound, then the different mass of one element which combine with fixed mass of other element bear a simple ratio to one another। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई दो एलिमेंट है, वो एक दूसरे के साथ एक डिफरेंट रेशियो में जब कंबाइन होंगे तो एक डिफरेंट कंबाइन कंपाउंड बनाएंगे, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बेस्ट एग्जांपल है नाइट्रोजन का ऑक्साइड। आप यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन 2:1 के रेशियो में है, तो उस वक्त उनका कंपाउंड है N2O। 1:1 में है तो NO, 2:3 में है तो N2O3, 2:4 में है तो N2O4 और 2:5 में है तो वो N2O5। एलिमेंट दोनों सेम है, लेकिन उनके प्रपोर्शन क्या है, मल्टीपल है। मल्टीपल प्रपोर्शन में कंबाइन होकर एक डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। एक डेफिनेट प्रपोर्शन में कंबाइन होंगे तो एक डेफिनेट कंपाउंड बनता है, जो कि प्रीवियस लॉ था। लेकिन अगर एक ही कंपाउंड मल्टीपल प्रपोर्शन में कंबाइन होता है तो मल्टीपल कंपाउंड बना सकता है। दिस इज योर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमारा नेक्स्ट लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट। ये हमें किसने प्रपोज किया था, रिचर ने। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी विच कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट सी is either the same or some simple multiple of ratio of weights in which A and B combine directly with each other। ठीक है, तो this law is illustrated with the help of following example। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक एलिमेंट लिया गया है कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन सेपरेटली विद द थर्ड एलिमेंट H टू फॉर्म, कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर CH4 बनाता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर H2O बनाता है। ठीक है, क्लियर चीज। तो और जब वो आपस में डायरेक्टली कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, CO2 बना रहे हैं। क्लियर है, तो 12 पार्ट्स बाय वेट ऑफ कार्बन कंबाइन विद 4 पार्ट्स बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। ठीक है, and 2 parts by weight of hydrogen combined with 16 part by weight of oxygen। Thus the weight of carbon and oxygen which combine with fixed weight of hydrogen, thus the weight of carbon and oxygen which combine with fixed weight of hydrogen says 4 part of weight are 12 and 32। if they are in the ratio 12 and 32 तो उनका रेशियो आता है 3:8। Now in CO2, 12 part by weight of carbon directly combined with 32 part of oxygen, that is they combine directly in the ratio of 3:2, which is same as the first ratio।
चलिए इसी चीज को एक और एग्जांपल समझते हैं, थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। वहां पर डेटा भी दिया हुआ है, यहाँ पर डेटा नहीं था, यहाँ पे आप थ्योरेटिकली कर रहे थे तो आप उतना अच्छा ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सबसे कॉम्प्लिकेटेड लॉ समझने में थोड़ा सा यही रहता है, एक बार आपके समझ में आ गया फिर आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा। चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर का परसेंटेज दे दिया है और सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है और वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज, यानी आपको तीनों एलिमेंट्स के एक एक कंपाउंड में रिस्पेक्टिव परसेंटेज दे दिए गए और हमें ये शो करना है कि ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को शो कर रहा है। चलिए तो इन H2S 5.9 ग्राम, इन H2S 5.9 ग्राम 89 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंड विद इट 94.11 ग्राम ऑफ सल्फर। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन होता है कितने ग्राम सल्फर से? 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन होता है 15.977 ग्राम ऑफ सल्फर। एक पार्ट हमने निकाल के रख लिया। अब हम दूसरे कंपाउंड को देते हैं। इन वाटर 11.11 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 88.89 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने से कंबाइन होगा? 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन विद फिक्स्ड वेट ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो वो कितना मिल रहा है? 2:1 मिल रहा है। इन SO2 द रेशियो ऑफ वेट ऑफ SOO विच कंबाइन विद ईच अदर आर 1:1। Thus the two ratio are at the simple ratio। अगर वो एक सिंपल रेशियो मिल रहा है तो ये पूरी तरह से क्या हो गया? एक लॉ ऑफ रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन था। अब हमारा लास्ट लॉ है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो दिस लॉ इज गिवन बाय गैलुसैक। दिस लॉ इज गिवन बाय गैलुसैक, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये लॉ बहुत सिंपल है, इसको आप गैस इडियोमेट्री में लॉ यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द गैसियस रिएक्शन द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम and form product which is simple ratio by volume at same temperature and pressure। जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन देखिए, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस कंबाइन होगा तो 2 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर इन तीनों में कैसा सिंपल रेशियो? 1:1:2। तो ये सिंपल वॉल्यूम कंजर्वेशन भी बोल सकते हैं इस लॉ को हम लोग। तो इस तरह से हमारे ये 5 लॉज ऑफ कंजर्वेशन, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन थे। इनको याद रखिएगा। इनमें सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला जो कह सकते हो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, टेक्निकल है, वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। तो आप बुकलेट से लॉ ऑफ रेसिप्रोकल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। सिर्फ वही एक लॉ है जिसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से समझ में ज्यादा आएगा कि क्या हो रहा है वहां पर। ठीक है, चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट में रहता है, उसको भी हम लोग यहीं पे कवर कर लेते हैं। लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ये कोई लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन नहीं है, ये एक ऐसा जनरल लॉ बनाया गया है। तो इसमें देखिए क्या है, when two or more compound form similar type of crystal and are able to form crystals, they are known as isomorphs। for example MgSO4.7H2O and ZnSO4.7H2O और FeSO4.7H2O। ये तीनों में देखिए, तीनों में जो कॉम्बिनेशन है क्रिस्टल का, क्रिस्टल मतलब क्रिस्टलाइन वाटर का, वो एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो ये तीनों आपस में क्या हो गए? आइसोमॉर्फ हो गए। ठीक है, तो आइसोमॉर्फ कब मिलता है? आइसोमॉर्फ हमें तब मिलते हैं when the valency of element that are similarly placed to that of other element in their isomorphs are always same। जो आइसोमॉर्फ्स हैं उनमें जो एलिमेंट्स उनकी वैलेंसीज सेम रहती हैं। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर देखा, इफ इक्विवेलेंट मास ऑफ वन एलिमेंट इज नोन द एटॉमिक मास कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द वैलेंसी ऑफ अदर आइसोमॉर्फ्स की एलिमेंट। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर जैसे अगर आपको इस वाले का इक्विवेलेंट मास पता है और दूसरे वाले कंपाउंड की वैलेंसी पता है, कंपाउंड में एलिमेंट की, वही वैलेंसी यहाँ पर यूज की जाएगी और हम उस इक्विवेलेंट, वही जो वैलेंसी उसकी होगी वही इस वाले कंपाउंड की वैलेंसी हो जाएगी और दोनों कंपाउंड की वैलेंसी सेम है, इक्विवेलेंट मास पता है, तो हम उनका एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कभी कभी आइसोमॉर्फ के क्वेश्चन आपको बुकलेट में देखने को मिलेंगे। वैसे बहुत ज्यादा एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप फिर भी इसको थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज टर्म आइसोमॉर्फ।
जहां पर जो भी क्रिस्टल का अरेंजमेंट होता है एग्जैक्टली सेम होता है, उनकी वैलेंसी सेम होती है, उनके एटम्स का रेशियो सेम होता है, ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।